प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम सीनियर क्लास का टॉपिक पढ़ेंगे मैट्रिक्स। देखिएगा, मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। मैट्रिक्स जिसका हिंदी नेम होगा अव्यूह, अर्थात मैट्रिक्स को हिंदी में अव्यूह कहा जाता है। अब बात आती है कि अव्यूह कहते किसको हैं, अर्थात अव्यूह बोलते किसको हैं। ये अव्यूह जो शब्द है, इस अव्यूह शब्द का उपयोग सर्वप्रथम जे सिल्वेस्टर ने किया था। अब सवाल ये उठता है कि जे सिल्वेस्टर ने ये अव्यूह बोला किसको। तो सबसे पहले आप अव्यूह की परिभाषा लिखिए, उसके बाद में हम समझेंगे कि सिल्वेस्टर ने किसे अव्यूह बोला था। लिखिएगा, वह आयताकार क्रम विन्यास, वह आयताकार क्रम विन्यास जिसमें संख्याओं को या राशियों को पंक्तियों व स्तंभों के रूप में क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। अर्थात वह आयताकार क्रम विन्यास जिसमें संख्याओं को या राशियों को पंक्तियों व स्तंभों के रूप में क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये दो अव्यूह के एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने। अब समझिए इस बात को। अव्यूह जो शब्द है सिल्वेस्टर ने बोला था, और सिल्वेस्टर ने अव्यूह किसको बोला था? संख्याओं को या राशियों को उन्होंने पंक्ति और स्तंभों के रूप में क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया था। पंक्ति और स्तंभों के रूप में जो व्यवस्थित संख्याएं थी या व्यवस्थित संख्याओं का एक तरीका था जो कि पंक्तियों के रूप में और स्तंभों के रूप में था। इस पंक्तियों व स्तंभों के व्यवस्थित रूप को सिल्वेस्टर ने अव्यूह बोला था। अव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर, अव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर अर्थात कैपिटल लेटर द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये जो अव्यूह है, इस अव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से व्यक्त करेंगे। ए, बी, सी,
अप टू जेड तक किसी भी अक्षर के द्वारा, लेकिन होना चाहिए वो कैपिटल, अव्यूह को व्यक्त किया जाता है। 1 2 5 6 ये 4 संख्याएं हैं जिनको पंक्तियों व स्तंभों के रूप में व्यवस्थित किया। क्षैतिज रेखा में जो संख्याएं लिखी हुई हैं, क्षैतिज रेखा में, क्षैतिज रेखा बोले तो जमीन के समांतर जो रेखा है उसमें जो संख्याएं लिखी हुई है 1 और 2, तो ये पहली पंक्ति कहलाती है इस अव्यूह की। क्षैतिज रेखा में जो दूसरी नंबर पर संख्याएं लिखी हुई हैं इसे बोला जाता है अव्यूह की दूसरी पंक्ति। ऐसे ही ऊर्ध्व रेखा में, ऊर्ध्वाधर रेखा में जो संख्याएं लिखी हुई हैं इसे बोला जाता है प्रथम स्तंभ, और ऊर्ध्व रेखा में जो आगे संख्याएं लिखी हुई हैं इन्हें बोला जाता है दूसरा स्तंभ। अर्थात पंक्तियों व स्तंभों का, संख्याओं का पंक्तियों व स्तंभों के रूप में जो व्यवस्थित रूप है, अर्थात संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने का जो तरीका है, इस तरीके को अव्यूह कहा जाता है। इन व्यवस्थित संख्याओं को बड़े कोष्टक के भीतर लिखा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि इन व्यवस्थित संख्याओं को, पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित संख्याओं को सदैव बड़े कोष्टक के अंदर ही लिखें, ये जरूरी नहीं है। इन व्यवस्थित संख्याओं को हम छोटे कोष्टक में या मझले कोष्टक में या बड़े कोष्टक में बंद कर सकते हैं। अब बात आती है अव्यूह का क्रम क्या होगा। देखिएगा, अव्यूह की कोटि या अव्यूह का क्रम क्या होता है। टॉपिक डालिएगा, अव्यूह का क्रम। अव्यूह का क्रम या कोटि। अव्यूह का क्रम या कोटि लिखिएगा। यदि किसी अव्यूह में m पंक्ति व n स्तंभ हो तो वह अव्यूह m/n कोटि का अव्यूह कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अव्यूह है A जिसकी पहली पंक्ति है 2 5 6, दूसरी पंक्ति है 3 9 1, तीसरी पंक्ति है 2 1 2। इस अव्यूह की अगर हम कोटि की बात करें तो देखिएगा, इस अव्यूह में पंक्तियां कितनी हैं। इस अव्यूह में पंक्तियां हैं 3, 1 2 3, अर्थात m का मान है 3, पंक्तियों की संख्या 3 है। अब स्तंभों की संख्या देखते हैं। इस अव्यूह में स्तंभ हैं 1 2 3, n का मान हो गया 3, क्योंकि m पंक्तियों की संख्या थी, n स्तंभों की संख्या थी, तो इसमें 3 ही पंक्ति 3 ही स्तंभ हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं कि इस अव्यूह की कोटि होगी, वो होगी 3/3, 3/3। अव्यूह की जो कोटि है वो इसके लास्ट सिरे पर लिखी जाती है। जैसे
इसमें एक विशेष बात का ध्यान रखा जाता है, वो ध्यान ये रखना है आपको कि अव्यूह की कोटि लिखते समय सर्वप्रथम पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है, उसके जस्ट बाद स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। पहले कभी भी स्तंभों की संख्या नहीं लिखी जाती। अव्यूह की कोटि लिखते समय सबसे अहम बात का ध्यान ये रखना है कि पंक्तियों की संख्या सबसे पहले लिखेंगे, स्तंभों की संख्या उसके बाद में लिखेंगे। इसमें दो ही बातों का विशेषतया ध्यान रखना है। पहला ध्यान तो ये रखना है आपको कि अव्यूह को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से व्यक्त करना है। अव्यूह को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से व्यक्त करना है। उसके बाद में दूसरा ध्यान आपको ये रखना है कि अव्यूह के भीतर जो कोष्टक के भीतर संख्याएं हैं, इन संख्याओं के बीच में कभी भी कोमा नहीं लगाना है। कोमा बोले तो जैसे 2, 5, 6, तो इनके बीच में कोमा नहीं लगाना, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। तीसरी बात यह है कि अव्यूह की कोटि लिखते समय आपको ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले पंक्तियों की संख्या लिखेंगे, उसके बाद में स्तंभों की संख्या लिखेंगे। पंक्तियों व स्तंभों की संख्या m/n इस रूप में लिखी जाएगी, यही इस अव्यूह की कोटि कहलाएगी। अब हम बात करते हैं कि ये 5 जो है, 6 जो है, 2 जो है, अर्थात ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं होती क्या है इस अव्यूह के लिए। तो देखिएगा, अव्यूह जिन संख्याओं से बना है, अव्यूह जिन संख्याओं के व्यवस्थित रूप से बना है, इन संख्याओं को कहा जाता है अव्यूह के अवयव। लिखिएगा परिभाषा, अव्यूह के अवयव किसे कहते हैं? अव्यूह के अवयव अव्यूह के अवयव अव्यूह जिन संख्याओं अव्यूह जिन संख्याओं या राशियों से बना है, इन संख्याओं या राशियों को अव्यूह के अवयव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अव्यूह है a = 2, 3, 5, 7, 6, 1। ये एक मैट्रिक्स लिखा है मैंने। इस मैट्रिक्स में क्या है, 2 पंक्तियां हैं। अगर हम बात करें कोटि की कि इस अव्यूह की कोटि क्या है, तो हम कोटि बता सकते हैं। देखिए, इस अव्यूह में 2 पंक्ति हैं, तो सबसे पहले आप पंक्तियों की संख्या लिखेंगे 2/। अब स्तंभों की संख्या देखिएगा कितनी है, 1, 2, 3। इसमें 3 स्तंभ हैं, तो इस अव्यूह की कोटि होगी 2/3। अर्थात ये अव्यूह 2/3 कोटि का एक अव्यूह है। अब इस अव्यूह में अव्यव किसको बोल रहे हैं हम? ये अव्यूह जिन संख्याओं से बना है, इन संख्याओं को इस अव्यूह के अवयव कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इस अव्यूह में अवयव कौन कौन से हैं बताइए, तो ये अव्यूह जिन संख्याओं से बना है, इन्हीं संख्याओं को इस अव्यूह के अवयव कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं कि ये 2, 3, 5, 7, 6, 1 एक संख्या की बात करते हैं कि इनकी पोजीशन क्या है, ये कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस 2 की, ये 2 कहाँ स्थित है,
तो देखिएगा ये 2 है, ये पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। 2 कहाँ स्थित है? 2 है वो पहली पंक्ति का अवयव है, पहले स्तंभ का भी अवयव है। तो इस 2 को हम बोलेंगे A11। अब ये A क्या है? A इस अवयव का अवयव है, और वो अवयव कौन सा है ये इसकी पोजीशन बताएगी। देखिएगा A11 ये पहले वाला 1 है, ध्यान दीजिएगा A11 में ये पहले वाला 1 है, ये बताता है पंक्तियों की संख्या को, और ये दूसरे वाला 1 है, ये बताता है स्तंभों की संख्या को। तो देखिएगा A11 बोले तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है यहाँ पे 2, तो A11 का मान हो जाएगा 2। उसके बाद में हम बात करते हैं 3 की, कि 3 कहाँ स्थित है। 3 है वो आप देख रहे हैं पहली पंक्ति में है, लेकिन स्तंभ कौन सा है? दूसरा। 3 है वो पहली पंक्ति में है, दूसरे स्तंभ में है। A12 क्योंकि पंक्ति तो पहली है, स्तंभ दूसरा है, तो A12 में पहले वाला 1 बताएगा पंक्ति को, दूसरे वाला जो 2 है ये बताएगा स्तंभ को। तो A12 बोल रहा है पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव, तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है यहाँ 3। इसी प्रकार से अगर 5 की बात करें तो 5 पहली पंक्ति में है, तीसरे स्तंभ में है, अर्थात मैं इसको A13 बोल सकता हूँ। A13 का मतलब है कि पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव, तो ये हो गया 5। अब बात करते हैं 7 की। तो 7 जो है हम देख रहे हैं कि ये दूसरी पंक्ति में है, इसका मतलब A2, पंक्तियों की संख्या लिख दी, दूसरी पंक्ति में है, स्तंभ कौन सा है? 1, तो A21 कितना है? 7। A21 क्या बता रहा है? 7 की स्थिति बता रहा है कि दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है 7। उसके बाद में बात करते हैं 6 की। तो 6 दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में है, तो इसे हम लिखेंगे A22 6। उसके बाद में 1 की बात करें तो 1 दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में है, तो A23 बराबर हो गया 1। ये इन अवयवों की स्थिति है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। कोई अवयव है दे दिया आपको, एक अवयव है A = 2 7 3 4 1 2 3 1 3। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइएगा इस अवयव की कोटि क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था कि अवयव की कोटि m/n के रूप में लिखी जाती है, m/n के रूप में लिखी जाती है। अब हम बात करते हैं ये m क्या है और n क्या है। तो m है, ये m है अवयव में पंक्तियों की संख्या। ये n क्या है? n है अवयव में स्तंभों की संख्या। तो देखिएगा अगर इसकी हम कोटि लिखें तो पहले पंक्तियों की संख्या लिखेंगे, तो कितनी पंक्ति है इसमें? 1 2 3, अर्थात 3 पंक्ति है। बाई स्तंभ देखिएगा कितने हैं? 1 2 3, इसमें 3 स्तंभ हैं, तो इस अवयव की कोटि हो गई 3/3। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि बताइए A23 का मान कितना है? A23 का मान कितना है, अर्थात वो आपसे क्या पूछना चाहता है? ध्यान दीजिएगा, वो आपसे ये पूछना चाहता है कि आप इस अवयव में दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव बताइए। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि A32 का मान बताइए। अब A32 का मान आपसे पूछ रहा है, तो रियल में वो आपसे क्या पूछ रहा है? तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव पूछ रहा है। सबसे पहले A23 का मान बताएंगे हम। A23 का मतलब है यहाँ दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। तो दूसरी पंक्ति ये है, तीसरा स्तंभ ये है, ये तो है दूसरी पंक्ति, ये है तीसरा स्तंभ, तो इसका अवयव हो गया 2। तो A23 का मान हो गया 2। उसके बाद में बात करें A32 की। A32 का मतलब तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। तो तीसरी पंक्ति ये है, दूसरा स्तंभ ये है, तो यहां पर आ रहा है मान 1। दूसरा ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है
अब आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है तीसरा क्वेश्चन। वो तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन ये है कि अव्यूह दे दिया, अव्यूह की कोटि दे भी सकता है, ना भी दे, कोई जरूरी नहीं है। तो मैं यहाँ अव्यूह की कोटि नहीं लिख रहा हूं, साथ में एक अव्यूह लिखा हुआ है a इज इक्वल 2 3 5 7 6 1। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इन दो क्वेश्चनों के अलावा तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, बताइए इस अव्यूह में कितने अवयव हैं। तो यहाँ हम एक तो डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 अवयव अवयव बता सकते हैं इस अव्यूह में। परंतु अव्यूह में अवयवों की संख्या बताते समय ध्यान रखना थोड़ा सा, इनको काउंट करने की बजाय आप अव्यूह की कोटि चेक करना। अव्यूह की कोटि क्या है? अव्यूह में कितनी पंक्तियां देखिएगा, तो इस अव्यूह में 2 पंक्तियां हैं। स्तंभ कितने हैं? 3 स्तंभ हैं। तो इस अव्यूह की कोटि हो गई 2/3। इन दोनों नंबर्स का हम गुणा करेंगे, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नंबर आएगा वो अवयवों की अवयव में अवयवों की संख्या होगी। 2 की 3 से गुणा करें तो आएगा 6, अर्थात इस अवयव में कितने अवयव होंगे? 6 अवयव होंगे। अब सुनिएगा, मान लो आपको एक अवयव दे दिया a इज इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 2 1, और आपसे पूछ लिया बताइए इस अव्यूह में कितने अवयव हैं। तो हम देख रहे हैं इसमें 3 पंक्ति 3 स्तंभ हैं, तो इसकी कोटि होगी 3/3, अर्थात 3 की 3 से गुणा करेंगे, 9 अवयव इस अव्यूह में हैं। अलग तरीके से अगर इस क्वेश्चन को पूछना चाहेगा तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिएगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं एक, देखिएगा, एक अव्यूह है की कोटि, एक अव्यूह की कोटि 3/2 है। बताइए इस अव्यूह में, बताइए इस अव्यूह में कितने अवयव हैं? बताइए इस अव्यूह में कितने अवयव हैं? ये क्वेश्चन पूछेगा। इसमें अव्यूह नहीं दिया, लेकिन अव्यूह की कोटि बता दी। तो मैंने आपको बताया था, अव्यूह की कोटि यदि आपको बता दे और अवयवों की संख्या पूछे तो डायरेक्ट आप पंक्तियों और स्तंभों की जो संख्या है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 की 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 6। तो उस अव्यूह में जिसकी कोटि 3/2 है, उस अव्यूह में कितने अवयव होंगे? 6 अवयव होंगे। आशा करता हूं बात समझ में आई होगी। अब हम पढ़ेंगे अव्यूह के प्रकार। देखिएगा, अव्यूह के प्रकार। अव्यूह के प्रकार नंबर 1 पे लिखिएगा, पंक्ति अव्यूह, रो मैट्रिक्स। पंक्ति अव्यूह अर्थात रो मैट्रिक्स। लिखिएगा परिभाषा, ऐसा अव्यूह है ऐसा अव्यूह है जिसमें केवल और केवल, ऐसा अव्यूह है जिसमें केवल और केवल, केवल और केवल एक ही पंक्ति हो। पंक्ति अव्यूह कहलाता है।
गौर करिएगा बात पर। पंक्ति आव्यूह है किसे कहते हैं? एक ऐसा आव्यूह है जिसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति हो। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं, A इज इक्वल 2 3 5। इस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कितनी है? तो इस आव्यूह में केवल और केवल एक पंक्ति है। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3। इस आव्यूह में एक पंक्ति 3 स्तंभ हैं। लेकिन पंक्ति आव्यूह किसको बोला जाता है? पंक्ति आव्यूह उस आव्यूह को बोला जाता है जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। तो इस आव्यूह में केवल पंक्ति की संख्या देखनी है। कितनी पंक्तियां हैं इसमें? एक पंक्ति है, स्तंभ चाहे कितने भी हो, लेकिन पंक्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। तो इसमें एक पंक्ति है, अतः हम इस आव्यूह को बोलेंगे पंक्ति आव्यूह। नंबर 2 पे लिखिएगा स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह है, कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह है, ऐसा आव्यूह है जिसमें केवल और केवल एक ही स्तंभ हो। स्तंभ आव्यूह किसको बोलेंगे? ऐसा आव्यूह है जिसमें केवल और केवल एक ही स्तंभ होना चाहिए। पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है, लेकिन स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए? एक। A इज इक्वल 1 2 3। ये जो आव्यूह आप देख रहे हैं, इस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या तो 3 है, लेकिन स्तंभों की संख्या केवल और केवल एक है। तो आप इस आव्यूह को बोलेंगे स्तंभ आव्यूह। पंक्ति आव्यूह में पंक्तियों की संख्या केवल और केवल एक होगी, जबकि स्तंभ आव्यूह में स्तंभ की संख्या केवल एक होगी। नंबर 3 पे लिखिएगा वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह है, बोले तो स्क्वायर मैट्रिक्स। प्यारे विद्यार्थियों, वर्ग आव्यूह है किसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी परिभाषा है, पूछा जा सकता है। थोड़ा गौर से देखिएगा, एक्सरसाइज में भी वर्ग आव्यूह से संबंधित बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखिएगा आप इसकी परिभाषा। वर्ग आव्यूह है एक ऐसा आव्यूह है, एक ऐसा आव्यूह है जिसमें पंक्तियों की संख्या व स्तंभों की संख्या एक ऐसा आव्यूह है जिसमें पंक्तियों की संख्या व स्तंभों की संख्या बराबर हो, उसे वर्ग मैट्रिक्स कहा जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं, A इज इक्वल 2 5 3 4। ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इस मैट्रिक्स में 2 पंक्तियां हैं, 2 ही स्तंभ हैं। तो इस आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह बोल सकते हैं, क्योंकि वर्ग आव्यूह की डेफिनेशन ये है कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इस आव्यूह में 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, तो इस आव्यूह को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह है। एक दूसरा एग्जाम्पल और लिख रहा हूं मैं। एक आव्यूह है B इज इक्वल
1 2 7 3 5 2 5 1 2। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए किस प्रकार का अव्यूह है। तो देखिएगा, इस अव्यूह में पंक्तियों की संख्या है 3, स्तंभों की संख्या भी है 3। तो पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर है, m और n का मान बराबर है, और m और n का मान बराबर हो, या यूं कहें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, उस अव्यूह को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अव्यूह है। तो इस अव्यूह में 3 ही पंक्ति हैं और 3 ही स्तंभ हैं। स्तंभों और पंक्तियों की संख्या समान होने के कारण हम इस अव्यूह को नाम देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। प्यारे विद्यार्थियों, स्क्वायर मैट्रिक्स में एक विशेष बात का ध्यान और रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में विकर्ण होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में विकर्ण होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 विकर्ण होते हैं। पहला होता है, लिखिएगा, पहला विकर्ण है मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण। दूसरा विकर्ण होता है इसमें पश्च विकर्ण। अब बात करते हैं कि मुख्य विकर्ण कौन से अवयवों को मिलाकर बनता है। तो देखिएगा, ये अवयव, ये जो अवयव हैं, इन्हें आप बोलेंगे मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण। और इन अवयवों से जो विकर्ण बना है, इसे आप नाम देंगे पश्च विकर्ण। अगर हम इस अव्यूह की बात करें तो इस अव्यूह में देखिएगा 2 विकिरण है, एक तो पश्च विकिरण, एक मुख्य विकिरण। तो मुख्य विकिरण हमेशा इन अव्यूहों से मिलकर बनेगा। ये हो गया मुख्य विकर्ण, और ये हो गया पश्च विकर्ण। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि स्क्वायर मैट्रिक्स में विकर्ण भी होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। एक तो होता है मुख्य विकर्ण जो हमेशा यूं होगा, एक होता है पश्च विकर्ण जो हमेशा यूं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 4 पे लिखिएगा, विकर्ण अव्यूह, विकर्ण अव्यूह। लिखिएगा परिभाषा, एक ऐसा अव्यूह है, एक ऐसा वर्ग अव्यूह है, क्योंकि विकर्ण वर्ग अव्यूह में ही होते हैं। एक ऐसा वर्ग अव्यूह है जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण अवयव कहलाता है। एक ऐसा वर्ग अवयव है जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी अवयव शून्य होते हैं, उस अवयव को बोलते हैं विकर्ण अवयव है। उदाहरण के लिए लिखिएगा 1 0 0 0 2 0 0 0 5। इस अव्यूह में मुख्य विकर्ण चेक करें तो मुख्य विकर्ण बन रहा है 1 2 5 से, यह है इसका मुख्य विकर्ण। इसको यदि छोड़ दें तो इस मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या हैं? शून्य हैं। अतः इस अव्यूह को हम बोलेंगे विकर्ण अव्यूह। उसके बाद में बात करते हैं हम इकाई अव्यूह की। इकाई अव्यूह, लिखिएगा इकाई अवयव की परिभाषा।
एक ऐसा वर्ग अवयव है, एक ऐसा वर्ग अवयव है जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव इकाई हो एवं शेष सभी अवयव शून्य हो, उसे हम बोलते हैं इकाई अवयव है। इकाई अवयव में क्या होता है, मुख्य विकिरण है, इस मुख्य विकिरण का प्रत्येक अवयव इकाई होता है और उस मुख्य विकिरण को छोड़ करके प्रत्येक अवयव शून्य होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिएगा इस अवयव में मुख्य विकिरण का प्रत्येक अवयव इकाई है और इस मुख्य विकिरण को छोड़ करके सभी अवयव क्या हैं, शून्य हैं, तो इस अवयव को हम बोलेंगे इकाई अवयव है। विशेष बात का ध्यान ये रखना है कि इकाई अवयव को आई से व्यक्त किया जाता है, आई से व्यक्त किया जाता है। अगला लिखिएगा, शून्य अवयव है, जीरो मैट्रिक्स। शून्य अवयव की परिभाषा है, एक ऐसा अवयव है, एक ऐसा अवयव है जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य अवयव कहलाता है। जीरो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ऐसा अवयव है जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो। फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 0, ये जो मैट्रिक्स है इसका प्रत्येक अवयव जीरो है, अतः हम इसे बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। अगला लिखिएगा, अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स एक ऐसा अवयव है, एक ऐसा वर्ग अवयव है जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक समान हो और मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, अदिश मैट्रिक्स कहलाता है। अर्थात ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकिरण का प्रत्येक अवयव बराबर होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। 5 0 0 0 5 0 0 0 5।
देखिएगा इसमें मुख्य विकिरण का प्रत्येक अवयव एक समान है, 5 5 5, और इसको छोड़कर बाकी अवयव क्या हैं? बाकी अवयव शून्य हैं। अतः हम इस अवयव को बोलेंगे अदिश मैट्रिक्स। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।